नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था गैस की द्रव्य विलेयता ना। विलेयता को दो तरीके से पढ़ा था अपन ने कल ना। एक ठोस की द्रव्य विलेयता जो कंप्लीट कर लिया था, और एक गैस की द्रव्य विलेयता, उसकी अपन ने डेफिनेशन लिख दी थी ना, और अवशोषण गुणांक वगैरह लिख दिया ना। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसको गैस की द्रव्य विलेयता को देखिए। हाँ जी, देखिए गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। क्यों गैस की द्रव्य विलेयता, ये तो हमारी हेडिंग चल रही है ना। उसको प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वही पहला कारक क्या है आपका, सुनिए। वही अपन ने पढ़ा था ना पीछे कि विलेय और विलायक की प्रकृति है ना। तो पहला हो जाएगा यहां, विलेय कौन है अपने पास, गैस। तो क्या लिखेंगे, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति है ना। गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति है ना। और देखिए गैस की प्रकृति में क्या होगा, सुनिए। यानी ऐसी गैसें जो आसानी से है ना लिक्विफाई हो जाती है, द्रवित हो जाती है ना। अरे ऐसी गैसें जो आसानी से क्या हो जाती है, द्रवित। या यूं कह दो ना, आसानी से द्रवित कौन सी होगी, ऐसी गैस जिनका क्रांतिक ताप कैसा हो, उच्च। या फिर यूं कह सकते हैं, वे गैसें जो विलायक से आसानी से क्रिया कर लेती है ना, या फिर विलयन में क्या हो जाती है, आयनिक। तो उनकी विलेयता क्या होती है, उच्च। उनकी विलेयता क्या होती है, उच्च। तो क्या लिखेंगे अपन कि वे गैसें जो कि आसानी से द्रवित हो जाती हैं ना। ये आसानी से द्रवित है ना। एक सेकंड, तो आसानी से द्रवित कौन होगा, देखो। हाँ जी, यानी जिनका क्रांतिक ताप, जिनका क्रांतिक ताप जिनका क्रांतिक ताप उच्च हो, जिनका क्रांतिक ताप उच्च हो जाती हैं। उनकी विलेयता, उनकी विलेयता अधिक होती है। उनकी विलेयता अधिक होती है, ये लीजिए। उनकी विलेयता क्या होती है, अधिक। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ना, देखिए कैसा। हाँ जी, या फिर वे गैसें जो कि विलायक से
आसानी से क्रिया कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं, है ना, कर लेती हैं, अथवा विलयन में, अथवा विलयन में आयनित हो जाती है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल ये भी है ना, विलयन में आयनित हो जाती हैं। उनकी विलेयता क्या होती है बच्चों? उनकी विलेयता अधिक होती है ना, अधिक होती है। उनकी विलेयता क्या होती है? अधिक। ठीक है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, देखिए जैसे मान लो HCl गैस है ना, और इसको जैसे ही आप क्या करोगे, अरे इसको जैसे ही आप वाटर में डालोगे ना, जल में डालोगे ना, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा ना ऐसे आयनों में, H प्लस प्लस Cl माइनस। और यही तो हमने पढ़ा था, अरे यही तो हमने पढ़ा था कि ऐसी गैसें जो विलयन में आसानी से क्या हो जाती हैं, आयनित, उनकी विलेयता क्या होती है भाई, अधिक। ऐसे ही मान लो जैसे अपन ने NH3 गैस ले लिया ना, ये लो, जैसे ही जल में डालोगे तो ये क्या करेगी, अरे जल से क्रिया कर लेगी और ये क्या बना देगी, आपके NH4OH। और ये NH4OH आगे क्या होगा, अरे ये ब्रेक हो जाएगा ना विलयन में, आयनित हो जाएगा। कैसे? NH4 प्लस प्लस OH, अरे माइनस, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी ना। तो ऐसी गैसें जो विलयन में क्या हो जाती हैं, आयनित, या फिर विलायक से आसानी से क्या कर लेती हैं, क्रिया, उनकी विलेयता क्या होती है, अधिक। जैसे देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए ना, हाँ जी, चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखिए ना, कि ऑक्सीजन गैस जल की तुलना में, जल की तुलना में, जल की तुलना में रुधिर में, रुधिर में अधिक विलेय होती है ना, अधिक विलेय होती है, होती है, क्यों? देखिए इसका कारण क्या है, सुनिए बच्चों, ऐसा सवाल आपसे पूछ लेना, डायरेक्ट पूछ सकता है ना। हाँ जी, देखिए ऑक्सीजन गैस जो होती है ना, अरे वो रुधिर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, रुधिर में है ना, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है ना, इसकी वजह से रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल। तो हमसे कोई पूछे रुधिर का रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है ना, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये जल की बजाय हीमोग्लोबिन से आसानी से क्या करती है, क्रिया। ये तो लिखा अपन ने कि ऐसी गैसें जो विलायक से आसानी से क्रिया कर ले, या फिर विलयन में क्या हो जाए, आयनित। तो आयनित वाला एग्जांपल तो ये दे दिया मैंने, विलायक से आसानी से क्रिया करे, उसका एग्जांपल मैंने ये दे दिया ना क्वेश्चन टाइप में। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे हम कि ऑक्सीजन गैस है, अरे ये रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से क्या करती है, क्रिया, बजाय किसके, जल की, और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए रुधिर में इसकी विलेयता क्या होती है, जल की तुलना में ज्यादा। तो कारण क्या होगा, देखिए आंसर, आंसर क्या लिखेंगे अपन, सुनिए, कि ऑक्सीजन गैस रुधिर में उपस्थित, रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन, है ना,
हीमोग्लोबिन को HB है ना, HB से लिखते हैं ना, शॉर्ट में HB है ना, HB। तो हीमोग्लोबिन से आसानी से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन बना लेती है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। अतः इसकी रुधिर में विलेयता ना अधिक होती है, रुधिर में विलेयता अधिक होती है। हाँ जी, इसलिए इसकी रुधिर में विलेयता क्या होती है, अधिक। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए अगला, विलायक की प्रकृति है ना, विलायक की प्रकृति में तो वही हो जाएगा ना, समान समान में घुलता है या समान समान को घुलता है ना, समान समान में घुलता है या समान समान को घुलता है ना। तो दूसरा है ना प्रभावित करने वाला कारक क्या है, सुनिए। हाँ जी, दूसरा है आपका प्रभावित करने वाला कारक विलायक की प्रकृति है ना, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति देखिए, इसके लिए तो वही सिद्धांत काम करता ना, कौन सा, समान समान में घुलता है या समान समान को घुलता है ना। जैसे वही है ना, ध्रुवीय गैसें हैं, ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय गैसें हैं, अध्रुवीय विलायक में क्या होती हैं, अरे ज्यादा घुलती है ना। तो क्या लिखेंगे, सुनिए, कि इसके लिए तो कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, वही समान में घुलता है ना, समान समान में घुलता है ना। ये लो, समान समान में घुलता है ना, इसके लिए तो यही सिद्धांत काम करता है ना, ठीक है ना। जैसे मान लो यूं कह दें अपन ना, एग्जाम्पल, कि जो HCl गैस है ना, अरे HCl देखो ऐसा होता है H प्लस और Cl माइनस, ठीक है ना, HCl। तो इसका मतलब HCl कैसा, ध्रुवीय है, तो इसका मतलब ये अरे जल में ज्यादा घुलेगा बजाय किसके, बेंजीन की। तो क्या कह सकते हैं अपन कि HCl गैस बेंजीन की तुलना में है ना, जल में अधिक विलीन होती है, अधिक विलेय होती है ना। हाँ जी, अधिक विलेय होती है, ये लीजिए, जल में अधिक विलेय होती है। तीसरा प्रभाव देखिए अपना, प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा ना, और तीसरा क्या है सुनिए आप। हाँ जी, तीसरा है वही ताप का प्रभाव ना, किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव।
तो तीसरा देखिए वही ताप का प्रभाव है ना। यहां से बच्चों पहले क्वेश्चन पूछा है ना ताप के प्रभाव से ना, ताप का प्रभाव इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ताप बढ़ाते हैं ना तो गैसों की जो विलेयता है वो घटती है भैया ना। क्यों? गैसों का द्रव्य घुलना क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है भैया ना। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम तो हमने पढ़ा था लासातेलिए के नियम से, ताप बढ़ाते हैं तो पश्चिम दिशा में विस्थापित होते हैं, अर्थात है ना। अर्थात ऐसी गैसों की विलेयता अरे द्रव्य क्या होगी? घटेगी कब? ताप बढ़ाएंगे तब। लेकिन है ना इसका अपवाद भी है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है ना, उनके लिए अगर ताप बढ़ाते हैं हम तो उनका द्रव्य घुलना कैसा है? वही ऊष्माशोषी प्रक्रम है ना। इसका मतलब उनकी विलेयता तो बढ़ेगी, तो दो अपवाद भी है ना। तो अधिकांश गैसें तो क्या है? अरे द्रव्य घुलती हैं तो उनका घुलना क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रमण, ऊष्माक्षेपी प्रक्रमण। देखिए हाँ जी सुनिए, तो अगला क्या होगा? ताप का प्रभाव। ये लीजिए, देखिए ताप का प्रभाव क्या है, सुनिए। कि अधिकांश गैसों का द्रव्य घुलना क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो मैं इस बात को लिखता हूं ना कि अधिकांश गैसों का द्रव्य घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है ना। कैसा प्रक्रम है बच्चों? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः ऐसी गैसों की द्रव्य विलेयता ताप बढ़ाने पर है ना, ताप बढ़ाने पर घटती है ना, ताप बढ़ाने पर घटती है। क्योंकि ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ताप बढ़ाने पर लासातेलिए के नियम से लासातेलिए के नियम से लासातेलिए के नियम से पश्चिम दिशा में विस्थापित होते हैं ना, पश्चिम दिशा में विस्थापित होते हैं। ये लीजिए, पश्चिम दिशा में विस्थापित होते हैं ना। हाँ जी, देखिए जैसे अपन ने क्या लिया? एक गैस लिया ना और इसको क्या किया? अरे सॉल्वेंट में घोला ना, या चलो सॉल्वेंट गैस को मैं लिक्विड लिखता हूं ना कि ये गैस और ये क्या है बच्चों? अरे लिक्विड है ना। और ये क्या बनाएगा आपकी? अरे ये तो विलय हो गया, ये विलायक हो गया ना, मिलके क्या बनाएगा? विलयन ना, सॉल्यूशन। ये लीजिए, इधर मैं लिख देता हूं, ये क्या है आपके?
हाँ जी, ये विलेय है ना, सॉल्यूट, और ये कैसा है आपका, विलायक। ये कैसा है आपका, विलायक। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, विलयन। और देखो साथ में क्या है यहाँ, अरे ऊष्मा निकलती है भैया ना, मैंने कहा था आपको उत्पाद की तरफ प्लस में लिख दूंगा ना, इसका मतलब ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, अभिकारक की तरफ माइनस में लिख दो या उत्पाद की तरफ प्लस में लिख दो। और हमने क्या सीख रखा है कि ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, अरे वो लासा तेली के नियम से किधर बच्चों, पश्चिम दिशा में विस्थापित होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किधर आएगी, अरे बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी ना। इसका मतलब इनकी विलेयता क्या होगी, घटेगी ना। ठीक है ना, तो बैकवर्ड दिशा में आएगी। तो यहां से चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है, अरे ऐसी गैसों की विलेयता क्या होगी, घटेगी ना। ये लो, अगला है आपकी अपवाद। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, अपवाद। अपवाद में कौन है, हाइड्रोजन व हीलियम। ठीक है ना, अपवाद कौन है बच्चों, हाइड्रोजन व हीलियम। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन व हीलियम की विलेयता, ये लो, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है ना, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके अपवाद ना, ये क्या हो गया आपके अपवाद। अब देखिए इसमें एक दाब का प्रभाव है ना, ये इंपॉर्टेंट है, दाब का प्रभाव है ना। तो चौथा क्या है आपके, दाब का प्रभाव ना, प्रभावित करने वाले कारक होंगे। ठीक है ना, हाँ जी, देखिए दाब का प्रभाव है ना, हाँ जी, देखिए दाब का प्रभाव क्या है, सुनिए। हाँ जी, देखिए दाब का प्रभाव क्या है ना, हाँ, गर्मी थोड़ा ज्यादा हो रही है भैया ना, अभी क्या अपन ने थोड़ा सा ना अपना फैन वैन नहीं लगा भैया ना। देखिए फैन को लगवाते हैं ना, इसलिए गर्मी थोड़ा सा ज्यादा है ना, हाँ लग रही है ना। देखिए क्या होगा, सुनिए, दाब का प्रभाव है ना, चौथा है आपका दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट था आपके यहाँ, ताप वाला भी इंपॉर्टेंट था और दाब वाला भी इंपॉर्टेंट है ना, दाब वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ठोसों की द्रव्य विलेयता पर तो दाब का कोई प्रभाव नहीं था ना, लेकिन गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का ना, अरे प्रभाव पड़ता है ना। और इसके लिए हेनरी ने सबसे पहले क्या बताया था कि घुलनशील गैसों की मात्रा और दाब के बीच में एक है ना मात्रात्मक संबंध दिया था। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि सर्वप्रथम, एक सेकेंड, हाँ, सर्वप्रथम किसने, हेनरी ने। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हेनरी ने, है ना, हेनरी साइंटिस्ट का नाम है ना, अभी पढ़ेंगे इसका नियम, हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है ना। तो सर्वप्रथम हेनरी ने घुलनशील गैसों की, घुलनशील गैसों की विलेयता, या यूं कह दो ना, सर्वप्रथम हेनरी ने चलिए घुलनशील गैसों की मात्रा ना,
भाई घुलनशील गैसों की मात्रा का मतलब ही क्या हो गया, गैस की विलेयता ना। अरे गैस कितनी घुल रही है ना, कितनी विलेय हो रही है, वही तो विलेयता है। तो घुलनशील गैसों की मात्रा तथा दाब के मध्य ना, किसके मध्य बच्चों, दाब के मध्य, दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दिया, एक मात्रात्मक संबंध दिया, एक मात्रात्मक संबंध दिया। देखिए वो मात्रात्मक संबंध क्या है, सुनिए। इसका मतलब अब क्या चलेगा अपना, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। सुनिए हेनरी का नियम क्या है ना, इंपॉर्टेंट है ना, हेनरी का नियम है ना। हेनरी का नियम बच्चों, अरे इंपॉर्टेंट है, ये लीजिए इंपॉर्टेंट है ना। हेनरी का नियम आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। और हेनरी क्या कहता है कि है ना, एक किसी विलायक के अंदर क्या करोगे आप, अरे गैस को घोलोगे ना, ये मान लो कोई है ना, अरे ये जल है ना आपका, अब कुछ नहीं थे तो विलायक जल ले सकते हैं अपना, इसमें क्या कर रहे हैं, अरे गैस को घोल रहे हैं ना, तो जो भी गैस घुलेगी इसके अंदर है ना, वो क्या करेगी, एक दाब उत्पन्न करेगी है ना, और उसको बोलते हैं हम आंशिक दाब। क्या बोलते हैं उसको हम, आंशिक दाब। अरे इसमें जो गैस घुलेगी ना, वो क्या करेगी, अरे इसके अंदर एक दाब उत्पन्न करेगी ना, उसको क्या कहेंगे अपन, आंशिक दाब। ठीक है ना। और ये आंशिक दाब है ना, ये समानुपाती होता है किसके, अरे विलियन में इस गैस के मोल अंश के। तो क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे बच्चों कि घुलनशील गैस के दौरान विलयन में उत्पन्न जो आंशिक दाब है वो समानुपाती है किसके, गैस के मोल अंश के। देखिए हाँ जी, देखिए ऐसे लिखते हैं ना, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार घुलनशील गैस द्वारा, घुलनशील गैस द्वारा विलयन में उत्पन्न आंशिक दाब है ना, उत्पन्न आंशिक दाब, आंशिक दाब विलयन में उस गैस की, उस गैस के मोल अंश के, मोल अंश के समानुपाती होता है ना, समानुपाती होता है ना, समानुपाती होता है। अर्थात हाँ जी, क्या कह सकते हैं, देखो गैस के द्वारा उत्पन्न जो आंशिक दाब है P समानुपाती है किसकी, अरे विलयन में इस गैस के मोल अंश के ना, x का मतलब मोल अंश किसका, गैस का। या इसको ऐसा कह सकते हैं अपन, P बराबर KH इंटू एक्स गैस। और ये आपको नियम याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा आपके ना, मतलब ये फॉर्मूला आपको नियम मतलब है ना, हाँ नियम भी याद रखना, आपसे ऐसे पूछ ले हेनरी का नियम लिखिए तो आपको ये हेनरी का नियम लिखना है ना। और न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व होंगे, इससे क्या सॉल्व होंगे बच्चों, अरे न्यूमेरिकल है ना, इससे क्या सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकल। देखिए के एच क्या है, के एच यहाँ पे है आपके हेनरी
स्थिरांक है ना। के एच क्या है बच्चों, अरे हेनरी स्थिरांक है ना। के एच क्या है आपके, हेनरी स्थिरांक है ना। और एक्स गैस क्या है, जो ये है तो क्या है, एक्स गैस मोल अंश है ना, लेकिन ये विलेयता को प्रदर्शित कर रहा भी है ना, गैस की विलेयता को ना। यानी वही एक बात होगी कि दाब है ना समानुपाती किसके, गैस की विलेयता के। इसका मतलब दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, तो गैस की विलेयता है ना। तो एक्स गैस क्या है यहाँ, गैस की मोल अंश, गैस का मोल अंश, जो कि ये लो है ना विलेयता को प्रदर्शित करता है ना, जो कि विलेयता को प्रदर्शित करता है ना। ये लो, तो आपसे है ना पूछ ले विलेयता, तो विलेयता का मतलब आपको मोल अंश ज्ञात करना है, ठीक है ना। हाँ जी, प्रदर्शित करता है ना, जो कि विलेयता को प्रदर्शित करता है। हाँ, अब देखिए आप आगे, ये न्यूमेरिकल्स हो जाएगा आपके ना। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं अपन यहां से ना, क्या बनाते हैं, ग्राफ। अब देखो ग्राफ के लिए मैं आपको ना एक, चलिए अगली पीपीटी पे समझा दो ना ग्राफ को ना, या चलो यहां समझ लो ना, या अगली पे समझते हैं, चलो यहां से इरेज कर देंगे ना, अभी यही समझ लो ना। देखिए ग्राफ है ना, आपके पास देखो एक ग्राफ तो ऐसा आएगा ना, अरे वाई इक्वल टू, चलो दूसरा कलर लेता हूं मैं ना। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, देखिए आपके पास एक तो ऐसा समीकरण आएगा ना, वाई इक्वल टू एम एक्स है ना। आपको ध्यान रखना ना, आपकी पूरी केमिस्ट्री में ना 12th क्लास में है ना, कितने ग्राफ आएंगे, 3 ही ग्राफ आएंगे ना। एक वाई इक्वल टू एम एक्स, जो मैथ वाले जानते हैं ना, हाँ भाई वालों को समझना है ना, हाँ दोनों ही समझ सकते हैं ना, बाकी मैथ वालों को तो आता है ना, इसलिए उनको टेंशन नहीं है ना, और नहीं आता तो वो भी समझ लें ना। हाँ, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, दूसरा देखिए आपके क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, और एक समीकरण आएगा आपके वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। बस ये तीन ही तरीके के ग्राफ आएंगे आपके ना, कितने, तीन ही तरीके के ना। तो अभी अपन ग्राफ बनाते हैं ना, देखिए सुनिए क्या होगा। हाँ जी, देखिए यहाँ एम जो है ना, एम आपकी, अरे ये जो एम है ना आपकी, इसको बोलते हैं ना स्लोप, इंग्लिश में क्या कहोगे, स्लोप। अरे स्लोप का मतलब ढाल, ढाल का मतलब फिजिक्स में पढ़ते हो ना टेन थीटा, ढाल या प्रवणता टेन थीटा ना, और टेन थीटा का मतलब तो अरे लाल बटे का लंबटे आधार है ना, ऐसे कर सकते हो ना। तो स्लोप, और ये एक्स और वाई तो क्या है, एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, वाई पर क्या आएगा, एक्सिस का मतलब अक्ष। यहां देखिए आप, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें भी सी आ रहा ना, अरे ये सी कहलाता है अंतःखंड ना, ये सी क्या कहलाता है बच्चों, अंतःखंड ना, इंटरसेप्ट, क्या कहलाता है ये, इंटरसेप्ट, अंतःखंड ना। लेकिन देखो एक में देखो यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ स्लोप कैसा है, नेगेटिव। अरे एम का मतलब स्लोप, ढाल, ये कैसा है, नेगेटिव, उन दोनों में कैसा है, पॉजिटिव। तो देखो आपके तीन ही ग्राफ बनेंगे, कौन कौन से सुनिए। एक ग्राफ तो ये बनेगा देखो वाई एक्सिस, और ये कौन सा है आपका, एक्स एक्सिस। देखो ये वाई, ये एक्स, और ध्यान रखना वाई इक्वल टू एम एक्स ग्राफ हुआ ना, अरे सी नहीं हो, अंतःखंड नहीं हो, तो ग्राफ कहां से जाएगा, अरे मूल बिंदु से जाएगा। ये सरल रेखा की समीकरण है तीनों, है ना, तो ग्राफ मूल बिंदु का मतलब अरे जीरो से जाएगा। ग्राफ कहां से जाएगा बच्चों, जीरो से, ऐसे ग्राफ जाएगा ना। दूसरा देखो आप, दूसरे में ऐसा है ना, ये वही वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, साथ में अंतःखंड है ना, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, साथ में क्या है, अंतःखंड। तो देखो अंतःखंड है तो फिर मूल बिंदु से नहीं जाएगा, क्यों, मूल बिंदु से तब जाता है जब अंतःखंड नहीं हुआ ना। तो फिर क्या होगा, अरे थोड़ा सा ऊपर से भेज दो ना, वही सरल रेखा ही आएगी। तो बस ये यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ना, ये अरे ये वाली वैल्यू है, ये क्या है आपके, अरे ये अंतःखंडी है, ये यहां से यहां तक, ये वैल्यू क्या है आपके सी, ठीक है ना। और इस रेखा का ढाल अरे ऐसे बता देगा हमको, ये थीटा है मान लो ना, अब तो कर लेंगे ना, लंबटे आधार, थीटा के सामने की भुजा लंब, और थीटा जिस पर है वो, अरे थीटा जिसके साथ बन रहा है वो आधार है ना, ये तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। और एक और ग्राफ देखिए आप, तीसरा,
तीसरा ग्राफ ऐसा है ना, देखिए, हाँ आ रहा है ना, देखिए भाई, सुनिए, वो ये वाई एक्सिस और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। लेकिन अब की बार स्लोप देखो कैसा, अरे स्लोप नेगेटिव है अब की बार, है ना, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और साथ में क्या है अंत्यखंड, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव था और साथ में अंत्यखंड, तब तो ग्राफ ऐसा गया था ना, मूल बिंदु से नहीं, थोड़ा ऊपर से, है ना, अंत्यखंड ही नहीं था तो मूल बिंदु यानी जीरो से चला गया। और और क्या होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है साथ में अंत्यखंड है तो ग्राफ ऐसा आएगा ना, अरे ग्राफ ऐसा आएगा, कैसा आएगा बच्चों, ऐसा ऊपर से नीचे, और ये यहां से लेकर अरे यहां तक की जो वैल्यू है ना, यही किसकी वैल्यू है आपकी, अरे यही वैल्यू सी की वैल्यू है आपके ना, अंत्यखंड, ठीक है ना। ये तीन तरीके के ग्राफ हैं आपके ना, कितने तरीके के, तीन, पक्का है, समझ में आ गया होगा ना। चलिए देखिए, अब मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं ना, तो आपसे ऐसे कहते हैं हेनरी के नियम के लिए ना, अरे हेनरी के नियम से गैस के आंशिक दाब P और गैस की विलेयता यानी X गैस है ना, यानी जो मोल अंश है उसके बीच में क्या बनाइए आप, ग्राफ बनाइए ना। तो कैसे बनाएंगे ना, देखिए ऐसा पूछेगा सवाल है ना, देखिए इसको मैं अरेंज करता हूं ना, ये आपके समझ में आ गया होगा, देखिए, हाँ जी, ये लीजिए, ये अरेंज हो गया। अब देखिए आप, सुनिए, हाँ जी, देखिए इसको मैं कंपेयर करूंगा ना, देखो ये तो y और ये क्या है m और ये क्या है x, यानी y इजकल टू एम एक्स ग्राफ हो गया, या ना y इजकल टू एम एक्स। देखिए मैं ग्राफ बनाता हूं ना, आप देखिए इधर, चलिए मैं इधर लिखता हूं, ग्राफ बनाता हूं ना, एक सेकंड, हाँ जी, देखिए इधर ग्राफ बना रहे हैं अपन ना, इधर ग्राफ बना रहे हैं अपन ना, देखिए इधर तो 22 का मतलब इधर तो ले लिया आपने क्या, हाँ जी, तो इधर तो आपको क्या लेना है, आंशिक दाब प्रेशर है ना, तो ये तो हो गया आपके वाई एक्सिस पे ना, एक्स एक्सिस पे किसको लेना है आपको, अरे एक्स गैस, यानी गैस की अरे विलेयता को लेना है आपको ना, गैस की विलेयता ले लिया आपने, गैस की विलेयता। तो देखिए y इजकल टू एम एक्स ग्राफ है, तो अभी तो कहा था y इजकल टू एम एक्स ग्राफ कहां से जाएगा, अरे मूल बिंदु से जाएगा, कहां से जाएगा बच्चों, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से भेज दो आप ग्राफ को, ये लो, वही इसका जो ढाल है ना, अरे इसका जो भी ढाल है ना, ये मान लो थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ स्लोप बराबर, अरे टेन थीटा ना बराबर, और देखो अपने यहां तो स्लोप क्या है के एच, अरे अपने यहां स्लोप क्या है के एच, आपको ये याद रखना ना कि आपसे ऐसा कह दे, एक मिनट, हाँ जी, देखिए यानी आपको हेनरी के नियम से ना, अरे ऐसे बना दे, ग्राफ बना दे आंशिक दाब और गैस की विलेयता के बीच, और कह दे उसका स्लोप कितना है, जो भी वैल्यू दे, और पूछ ले हेनरी स्थिरांक कितना है, और तो जो स्लोप है वही तो हेनरी स्थिरांक है, अरे जो स्लोप है ना वही तो हेनरी स्थिरांक है, देख लो एम की जगह कौन आ रहा है के एच, तो ऐसे कहते हमसे कि भाई हेनरी के नियम से ना, अरे गैस के आंशिक दाब और उसकी विलेयता के बीच में एक ग्राफ बनाया और उसका स्लोप इतना आया, तो बताओ हेनरी स्थिरांक का मान कितना है, अरे बस सवाल को घुमा रहा है कि जो स्लोप है वही क्या है हेनरी स्थिरांक, जो स्लोप है वही क्या है हेनरी स्थिरांक। तो ये हो गया आपके इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है ना, ठीक है ना। अब देखिए आगे आप सुनिए, अब के एच को देखते हैं ना, यानी के एच का मतलब अरे हेनरी स्थिरांक है ना, कि के एच किस किस पर निर्भर करता है ना, तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी यहाँ, के एच की निर्भरता ना, के एच किस किस पर निर्भर करता है ना, के एच किस किस पर निर्भर करता है। देखो एक तो टेम्परेचर वाला इफेक्ट लेते हैं सबसे पहले ना, सबसे पहला इफेक्ट कौन सा है बच्चों, अरे टेम्परेचर वाला ना, ये लो
देखिए ताप वाले में क्या होगा सुनिए। हाँ जी, देखिए ताप वाले में क्या होगा सुनिए। हमने क्या पढ़ा है अभी, P बराबर के एच इंटू अरे एक्स गैस, ये तो पढ़ा है। P इजकल टू के एच इंटू एक्स गैस। तो अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक्स गैस बराबर क्या होगा, देखना बच्चों, अरे एक्स गैस बराबर क्या होगा, P अपॉन के एच, P अपॉन के एच। ठीक है ना, इसका मतलब के एच बढ़ेगा तो गैस की वरीयता घटेगी, और के एच घटेगा तो गैस की वरीयता बढ़ेगी। लेकिन क्या देखा गया है, अरे तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो के एच का मान क्या होता है बच्चों, अरे बढ़ता है, के एच बढ़ेगा, अरे तो वरीयता क्या होगी, यानी एक्स गैस क्या होगा, घटेगा ना, एक्स गैस क्या होगा, अरे घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता अरे घटती है। ठीक है ना, तो ताप में हेनरी स्थिरांक में क्या रिलेशन हुआ कि ताप बढ़ाते हैं तो हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, और हमने ये भी सीखा है कि ताप बढ़ाते हैं तो अरे गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। और विलेयता में इसमें कैसा रिलेशन है, अरे उल्टा, जब विलेयता घटी तो केएच बढ़ाई तो सही, तो ताप बढ़ाने पर केएच बढ़ता है और विलेयता घटती है ना। तो ये तो हो गया इसके ताप पर निर्भरता ना। तो हमसे ऐसे पूछ ले जनरली, केएच निर्भर करता है ताप पर है ना, दाब पर, ऐसे दे देगा आपको ना, गैस की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर है ना, ऐसे। देखिए एक तो हमने पढ़ लिया ना, दूसरा सुनिए आप। हाँ जी, दूसरा देखिए आप, सुनिए। हाँ जी, दूसरा क्या है सुनिए। दूसरा है आपके ना गैस की प्रकृति है ना, किसकी, गैस की प्रकृति है ना, यानी विलय की प्रकृति हो गया वो, है ना, गैस की प्रकृति पर है ना, गैस की प्रकृति पर। देखिए गैस की प्रकृति पर कैसे है ना, ये तो आपको पता है कि भाई जो कम घुलनशील गैस है इसका मतलब उसकी विलेयता कम, और विलेयता कम तो केएच ज्यादा। तो क्या कह सकते हैं, कम घुलनशील गैसों के लिए केएच का मान अरे अधिक होता है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, देखिए आप, हाँ जी, देखिए सुनिए, कम घुलनशील कम घुलनशील गैसों के लिए केएच का मान अधिक होता है ना। अरे केएच का मान कैसा होता है बच्चों, अधिक होता है। जैसे यूं कह सकते हैं अपन है ना कि एक तो ऑक्सीजन गैस ले ली जाए, एक हीलियम है ना, तो जो हीलियम है उसकी विलेयता कम है किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या कहेंगे के एच जो है ना, एग्जाम्पल है कि के एच फोर हीलियम ग्रेटर देन है किससे, के एच फोर ओ टू से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अरे हीलियम की विलेयता कम है इसलिए उसका के एच ज्यादा, ऑक्सीजन की विलेयता ज्यादा है इसलिए उसका अरे के एच कम। और तीसरा है आपके विलायक की प्रकृति पर, है ना, किस पर बच्चों, अरे विलायक की प्रकृति पर, है ना, विलायक की प्रकृति पर, है ना, विलायक की प्रकृति पर। देखिए विलायक की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करेगा ना, मतलब इसमें तो कोई आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, वही जैसे समान समान में घुलता है ना, इस तरीके से ना कि भाई समान प्रकृति की गैस समान विलायक में ज्यादा है ना, अरे घुलेंगी तो उनके लिए केएच क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो ये सॉल्वेंट नेचर है ना, तो आपको इतना याद रखना सॉल्वेंट नेचर पर भी डिपेंड करता है ना। ये लो, सॉल्वेंट नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया ना कि केएच निर्भर करता है ताप पर, गैस की प्रकृति पर, और एक विलायक की प्रकृति पर, एक सभी।
तो क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है ना। एक देखो, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन गैस है ना, अरे उनके लिए KH का मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी उनकी विलेयता क्या होती है, जल में घटती है। कब, ताप बढ़ाने पर, है ना, ताप बढ़ाने पर। इसलिए जो जलीय जीव होते हैं ना, कौन से जीव, अरे जल में रहने वाले जीव, तो वो गर्म जल की बजाय अरे कौन से जल में, ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि गर्म जल में रहेंगे तो गैसों की विलेयता क्या होगी, कम। और हमको पता है ना, अरे गैसों में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो उनकी विलेयता घट जाएगी। क्यों, उनके लिए KH का मान बढ़ जाएगा। अब जब अरे जल के अंदर ऑक्सीजन की विलेयता ही कम होगी तो क्या होगा, जलीय जीवों को अरे श्वास लेने में तकलीफ आएगी ना। अरे कम ऑक्सीजन सप्लाई हो, जैसे तुमको ही अरे ऑक्सीजन की कम सप्लाई दे तो क्या होगा, अरे हार्ट बीट बढ़ जाएगी ना, या नहीं। श्वास जल्दी जल्दी लोगे आप, सॉरी हार्ट बीट क्या मतलब, वो श्वसन दर बढ़ जाएगी, सॉरी है ना, सॉरी है ना, रियली सॉरी है ना। हाँ, श्वसन दर क्या होगी, अरे बढ़ जाएगी ना, श्वसन दर क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए वो गर्म जल की बजाय ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। तो आपसे पूछ लिया ऐसा सवाल है ना, तो मैं नोट डाल के लिख देता हूँ इस बात को ना, नोट डाल के, और मैं इस बात को लिख देता हूँ, है ना, कैसे, देखिए, नोट, देखिए, ताप बढ़ाने पर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के लिए KH का मान बढ़ता है। KH का मान अरे बढ़ता है, और KH का मान बढ़ेगा ना, बढ़ता है। अतः इनकी इनकी जल में विलेयता, जल में विलेयता घटती है। इसलिए जलीय जीव, यानी जल में रहने वाले जीव, है ना, जलीय जीव गर्म जल की बजाय, गर्म जल की बजाय ना, ठंडे जल में, ठंडे जल में, है ना, रहना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। ये लीजिए, आपसे पूछ ले ऐसा सवाल है ना। आगे देखिए कि जो हेनरी का नियम है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। देखिए लिमिटेशंस तो क्या क्या है, सुनिए। हेनरी के नियम की सीमाएं, है ना, अगली हेडिंग क्या है अपनी, हेनरी के नियम की सीमाएं। हाँ जी, देखिए हेनरी के नियम की हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस क्या क्या है ना, कि हेनरी का नियम कहाँ काम नहीं करता। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि प्रेशर बढ़ाते हैं ना, अरे आंशिक दाब बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, आंशिक दाब समानुपाती था ना किसकी, अरे गैस की विलेयता की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाब बढ़ा रहे हैं, विलेयता बढ़ रही है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि दाब को बढ़ाते बढ़ाते जाए ना और विलेयता बढ़ती जाए। क्या कहेंगे, दाब का मान अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अब टेम्परेचर उल्टा करो, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो KH बढ़ रहा था तो विलेयता घट रही थी ना। इसका मतलब टेम्परेचर कम करो तो विलेयता बढ़ेगी। अब ऐसा भी नहीं टेम्परेचर को घटाते जाए ना, बहुत कम कर दे। तो ताप का मान अत्यंत कम नहीं होना चाहिए, दाब का मान अत्यधिक नहीं होना चाहिए ना। दो तो ये हो गया आपके ना। एक जो गैस के अणु है ना, अरे वो है ना विलयन के अंदर ना तो जुड़ने चाहिए, संगुणित होने चाहिए, ना ही वो वियोजित होने चाहिए, टूटने भी नहीं चाहिए ना ही, है ना, संगुणित होने चाहिए। और एक है आपका ना कि ये कम घुलनशील गैसों के लिए लागू होता भी है। किसके लिए, कम घुलनशील, यानी जिनकी विलेयता क्या होती है, कम, उनके लिए हेनरी का नियम लागू होता है ना। जैसे तनु विलयन पर, है ना, किस पर, तनु विलयन पर। तो क्या लिख सकते हैं अपन, पहले इसकी लिमिटेशन है ना, यह है कम घुलनशील, कम घुलनशील
गैसों के लिए ही कम घुलनशील गैसों के लिए ही लागू होता है ना, लागू होता है ना। जैसे किस पर, अरे तनु विलयन पर है ना, जैसे तनु विलयन पर है ना, किस पर, अरे तनु विलयन पर है ना। दूसरा देखिए आप, अभी तो एक दिन और चलेगा भैया ना, अभी तो एक दिन और चलेगा या ना आपका टॉपिक है ना, जिससे कल है ना हेनरी के नियम की कुछ एप्लीकेशन है ना दो तीन, वो और फिर क्वेश्चंस करेंगे ना। इसी के साथ हेनरी का नियम खत्म हो जाएगा ना, फिर हम राउल्ट के नियम की तरफ बढ़ेंगे ना, ठीक है ना। देखिए दूसरा, दाब का मान, दाब का मान अत्यधिक नहीं होना चाहिए ना, अत्यधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अरे दाब का मान अत्यधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा देखिए, ताप का मान अत्यंत कम नहीं होना चाहिए ना, अत्यंत कम नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना अरे चाहिए। अत्यंत कम नहीं होना चाहिए ना। हाँ जी, अत्यधिक नहीं होना चाहिए ना। और चौथा है आपका, गैस के अणुओं का, गैस के अणुओं का संगुणन यानी जुड़ना ना, अथवा वियोजन यानी टूटना, वियोजन नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना अरे चाहिए। ये लीजिए, तो ये हो गया आपके हेनरी के नियम की सीमाएं है ना, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है ना बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, फिर कल अपन हेनरी नियम की अनुप्रयोग और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, उसी के साथ हेनरी नियम बाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद राउल्ट के नियम की तरफ बढ़ेंगे ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास है ना अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। हाँ, अपना परिवार बड़ा से बड़ा होगा ना, जल्दी से जल्दी है 1K की तरफ अपन है ना, हाँ पहुंचे ना। और वॉच टाइम वगैरह भी अपना ना कंप्लीट हुआ ना, 1850 घंटे के आसपास हो गया ना। ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहेगा तो जल्दी है ना अपना वॉच टाइम वगैरह भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना ज़्यादा से ज़्यादा ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ना, मैं भी आपको और भी अच्छा ना बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूँगा ना। ठीक है, चलिए ओके, गुड नाइट सभी को ना, शुभ रात्रि।